गुड इवनिंग सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्लाइड है हमारा, इसमें हमने लिखा है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या हमारे इवोल्यूशन हुए। आपको मेरे स्लाइड पे दो साइड दिख रहा होगा, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है कंपनी रूल और राइट साइड में लिखा है मैंने क्राउन रूल। इसका सबसे पहले मत समझ लो आप, कंपनी रूल का मतलब क्या है। क्योंकि 1773 से 1857 के रिवॉल्ट से पहले तक जिन चीज़ों का भी हम जिक्र करते हैं उनको हम बोलते हैं कंपनी रूल। और क्राउन रूल क्या होता है, जब 1857 के रिवॉल्ट के बाद जब क्राउन क्या होता है, मतलब कि जो क्वीन होती है उनके हाथों में सीधा सत्ता चला जाता है, तो हम उनको बोलते हैं क्राउन का रूल, जो 1857 से 1947 तक जिक्र है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल में सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारा चीज़ें बात आई हैं वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उसमें सबसे पहला हमारा बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा उसको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे। क्या मैंने बोला, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पूछेगा कौन था हमारा पहला गवर्नर जनरल, तो वो हमारा होगा वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल क्रिएटेड बाय 4 मेंबर। गवर्नर जनरल ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जिसमें मेंबर की संख्या कितनी थी, 4। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आएगा और वो है टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश एट कोलकाता 1774। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही हुई है। लेकिन जब ईयर पूछेगा 1774, एक साल हम बढ़ के बोलेंगे और कहाँ हुआ है तो वह है कोलकाता। नेक्स्ट पिट इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या बोला गया कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी को दोनों ने सेपरेट कर दिया, यानी वाणिज्य और राजनीतिक चीज़ों को दोनों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। और साथ में उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जो टोटल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मेंबर की संख्या कितनी रही, तो वो 6 थी। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या बोला गया कि जो ट्रेड करने की मोनोपोली थी इंडिया के साथ अदर जैसे चाइना का, उनको समाप्त कर दिया गया। चाय को छोड़ के अलावा बाकी सब चीज़ों को मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश के साथ हमारे जो ट्रेड थे वो कंटिन्यू थे, उन पर कोई भी रोक नहीं लगाया गया। और चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या बोला गया कि गवर्नर ऑफ जो बंगाल होगा अब उसे हम अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हम अब पूरा पोस्ट दे रहे हैं कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या बोला मैंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि उन्होंने सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें क्या है कि पूछा जाता है कि द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट वाज रिमूव्ड। जो बंगाल ऑफ गवर्नर होता था उसे ही दोनों चीज़ें बॉम्बे और मद्रास दोनों को उनके पास अधिकार होते थे, यानी उनके ही अंडर में होता था। लेकिन जो चार्टर एक्ट 1833 आया तो उसमें क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास के पॉलिटिकल रीजन को अलग कर दिया गया। और एक और पार्ट याद रखना है कि चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पे ही लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी के जो संस्थापक माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश जिनको हम बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या बोला गया कि द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड। यानी हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के गवर्नर जनरल को पावर को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। और इनके टाइम पे ही जो सिविल एग्ज़ाम के जनक माने जाते हैं वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी को हम सिविल एग्ज़ाम के जनक माने जाते हैं। ठीक है। और मैंने लिखा है द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय 6 मेंबर आउट ऑफ, जो 6 मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें से 4 जो थे वो किन किन प्रांतों से थे, तो गवर्नर किन किन गवर्नमेंट के थे, तो वो है मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम दूसरा जो हमने बोला था क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब क्या है कि 1857 के बाद जो रिवोल्ट आया उसके बाद हम सत्ता जो है वो कंपनी के हाथों से निकल के क्राउन के हाथों में चला जाता है। और कंपनी जो है वो यहाँ पे अब कंपनी का यहाँ सत्ता हट के क्राउन अपने हाथों में रूल ले लेती है और क्राउन ही अपना जो इंडिया पे अपना रूल इस्टेब्लिश करती है।
तो उसके संबंध में जो सबसे पहला आया वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये कंपनी के जो इंडिया पर रूल करने का सबसे पहला मतलब एक तरफ से बोलो तो उन्होंने रूल अप्लाई किया भारत पे, और उन्होंने एक ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जो ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट डेवलप किया जो लंदन में होगा। इसकी स्थापना किया गया कि जो क्राउन और गवर्नर, जैसे गवर्नर और क्राउन के बीच में एक और पोस्ट क्रिएट कर दिया गया जिसको हम ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच से होके जो भी चीज़ें कोई भी ऐसे गवर्नर बताएगा, किसको बताएगा, गवर्नर जो होगा वो बताएगा सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी क्राउन को बताएगी यानी क्वीन को बताएगी, क्वीन को बताएगा वो कौन, तो सेक्रेटरी। और जो है ही वाज एसोसिएट बाय 15 मेंबर, 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जो कि, और सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होता है कि द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज क्रिएटेड बाय द वाइसरॉय। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको हम एक नए पोस्ट वाइसरॉय के रूप में जानने लगे, और हमारा पहला वाइसरॉय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या था कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर 6 थे उनको बढ़ा के 6 से 12 कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पावर दे दिया गया, मतलब वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उनके पास एक और पावर दे दिया गया गवर्नर को। किस एक्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस एक्ट में गवर्नर को एक और पोस्ट अध्यादेश जारी करने का एक और नया रूल दे दिया गया गवर्नर की अब अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो किस एक्ट के तहत, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसको हम एक और, जैसे क्या है कि आगे बढ़ गया चीज़ों को, तो जैसे हमारे जो टोटल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल 12 थे, तो अब 12 न होकर 16 हो गया। और सबसे मेन टाइप कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत ही इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिला हमें। सबसे पहले इलेक्शन देखने को मिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की तरफ। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले और मिंटो क्या है, तो मॉर्ले और मिंटो ये दोनों वाइसरॉय और एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोल रहे हैं, इन दोनों के नाम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बना है हमारा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मेंबर था वो 16 से बढ़कर अब 60 हो गए हैं, और हमें यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिला है, डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट टाइम। अगर ये पूछेगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन तो 1892 और डायरेक्ट इलेक्शन तो 1909। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें को हम मॉन्टेगू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इनमें क्या बोला गया कि सेंट्रल और प्रोविज़न सब्जेक्ट वाज सेपरेटेड, दोनों को हमने, सेंट्रल और प्रोविज़न दोनों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, सेपरेटेड। एंड लास्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या बोला गया कि जो सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड प्रोविंस, मतलब प्रांतों से अलग अलग कर दिया गया। जो प्रांतों में केंद्र और द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन तथा प्रांतों में भी द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे केंद्र और प्रांत दोनों में जो द्वैध शासन थे उनको समाप्त कर दिया गया। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ऑल द एस्टेब्लिश बाय द आरबीआई। इसी टाइम सबसे पहले आरबीआई गठन भी सबसे पहले कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। और ऑल इंडिया फेडरेशन, जो उसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय संघ, का निर्माण भी किया गया इस टाइम। तो ये रहा टॉपिक हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।